वेलकम टू C#.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पिछले कोर्सेज तक या पिछले सेमेस्टर में हमने मल्टीपल्स चीज़ें पढ़ी, जिसमें से सी लैंग्वेज है, इसी तरह हमने XML JSON पढ़ा, और फिर लास्ट सेशन तक जो हमने वीडियो सेशन जहाँ पर क्लोज किया है वहाँ पर हमने डीपली SQL फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। इस सेमेस्टर में C#.NET को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली C# खुद क्या है और .NET क्या है। आप अक्सर एड्स पर देखते हैं या अक्सर जगहों पर जब किसी कंप्यूटर से रिलेटेड यानी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जब कोई पोस्ट आती है तो वहाँ पर लिखा होता है कि हमें एक .NET डेवलपर की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि .NET क्या चीज़ है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि C लैंग्वेज क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले .NET समझने से पहले मैं बताता चलूँ कि ये हमारा ब्लॉग है जिसके अंदर हम तमाम कोड वैसे ही शेयर करते हैं, fahadhusaincs blogspot.com। तो जो काम भी हम C# से रिलेटेड करेंगे वो यहाँ पर मैं एक सेपरेट आइकन बना दूंगा, जिसके ज़रिए से आप वो तमाम कोड ईजिली कॉपी वहाँ से कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह से यूट्यूब पर आप जाने के बाद जब फहद हुसैन सर्च करते हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस वक्त कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है C# से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक हमारी ये पहली वीडियो है। तो ऑनवर्ड यहाँ पर जो है वो एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर ये तमाम वीडियोस हुआ करेंगी। तो अब मैं चलता हूँ सबसे पहले गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद हम ये पूछते हैं कि .NET क्या है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हमें मिलेंगी जिसमें .NET की मल्टीपल्स डेफिनेशन लिखी हुई होंगी, लेकिन सबसे बेहतर डेफिनेशन हमें वही शख्स बता सकता है या वही ऑर्गेनाइजेशन बता सकती है जो खुद जिसने .NET को क्या किया है, क्रिएट किया है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लिखा है व्हाट इज .NET, तो आप देख रहे हो सबसे पहली जो वेबसाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है .NET.Microsoft। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लैंग्वेज जो है .NET क्रिएट की है। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे चलते हैं और वहां पर जाने के बाद इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली .NET क्या है। तो मैंने इस टैब को यानी इस लिंक को अलग टैब पर ओपन किया हुआ, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफेशनल वेबसाइट है जिसके अंदर जो है वो .NET के हवाले से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज .NET। तो .NET इज एन ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म। तो .NET खुद क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है डेवलपर के लिए, क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर बिल्डिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। यानी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे रहते हुए डेवलपर मल्टीपल्स टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है। और .NET किसने क्रिएट किया है, किसने डिज़ाइन किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसके अलावा फर्दर आगे अगर हम डिस्कस करें तो इसी वेबसाइट के अंदर नीचे आप एक सेपरेट चंक देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है .NET इज अ फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या चीज़ है, अभी हम जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पर इन चीज़ को हम और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। यानी ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे डेवलपर रहकर डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है। विद .NET यू कैन यूज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस, एडिटर्स एंड लाइब्रेरीज टू बिल्ड फॉर वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप, गेमिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग विच मीन IoT। यानी इन .NET के अंदर रहते हुए आप डिफरेंट लैंग्वेजेस, लाइब्रेरीज को इस्तेमाल कर इससे जो चीज़ें नीचे मेंशन थी यानी मोबाइल, डेस्कटॉप, गेमिंग, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर मोर नीचे लैंग्वेजेस के हवाले से बताया जा रहा है कि .NET जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है। और इनमें कुछ लैंग्वेजेस जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं उसमें C# है, F# है और विजुअल स्टूडियो यानी विजुअल बेसिक है विजुअल स्टूडियो के अंदर, जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। इसमें जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनका नाम मैंने मेंशन किया C#, F#, इनमें से मैक्सिमम लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ठीक है, वो जब जैसे जैसे हम सेशन पे आगे जाएंगे तो हमें वो तमाम चीज़ें समझ में आएंगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ है और उसमें किस तरह की मेथडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह मज़ीद आगे जाएं तो यहाँ जैसे कि स्टार्टिंग पे हमने पढ़ा था कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन यहाँ पर बताई जा रही है, वेदर यू आर वर्किंग ऑन C#, F# और विजुअल बेसिक, योर कोड विल रन नेटिवली ऑन एनी कंपेटेबल OS। यानी आप किसी भी लैंग्वेजेस पर विजुअल स्टूडियो पर रहते हुए यानी इस .NET के अंदर रहते हुए आप यूज़ करें तो वो किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ईजिली रन हो सकता है। यानी वो क्रॉस वर्किंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस मशीन पर चलाया है उसे तो वो दूसरी मशीन पर उसकी जो फाइल है वो रन ना हो पाए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म। डिफरेंट .NET इम्प्लीमेंटेशन हैंडल द हैवी लिफ्टिंग फॉर यू, यानी डिफरेंट तरह की इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर जो एक्सेस देता है आपको .NET कि आप फ्रीली उसके अंदर उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नीचे यहाँ पर फ्रेमवर्क्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे .NET खुद भी एक प्लेटफॉर्म है, फिर नीचे लिखा हुआ है .NET फ्रेमवर्क, ठीक है।
तो कंप्लीट नेम जो है डॉट नेट का वो क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क खुद क्या है, फ्रेमवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, जब हम और भी मजीद आगे जाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये चीज़ें हमें समझ में आती रहेगी, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट सेशन है और इसमें हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं इस चीज़ों की। इसी तरह आप देख रहे हैं ज़ैमा रिन मोनो के नाम से भी एक फ्रेमवर्क है जिसमें लिखा हुआ है ये डॉट नेट की इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि ऐप को रन करने के लिए और इसी तरह जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को के उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट यहाँ पर कुछ APIs के हवाले से लिखा हुआ है कि डॉट नेट के स्टैंडर्ड कुछ APIs भी मौजूद हैं। ठीक है, API से मुराद ये है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस, यानी कोई ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर आप खुद से कोड नहीं करना चाहते हैं, बल्कि कहीं पर प्रोफेशनल वेबसाइट पर मौजूद किसी चीज़ को आप अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसकी ईजीएस्ट डेफिनेशन ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट क्रिएट की और उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन और साइनअप का जो पेज है वो आप चाहते हो कि जीमेल का इस्तेमाल हो, यानी जीमेल पे जो स्टैंडर्ड लॉगिन और साइनअप का पेज मौजूद है, तो मैं उसी इम्प्लीमेंटेशन को अपने पेज पर इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जीमेल की API यानी गूगल ने खुद बनाकर रखी हुई हो और उसने आम यूज़र को या आम ह्यूमन को ये एक्सेस दिया हुआ हो कि वो उसकी उस API को इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये फर्दर कुछ बेसिक डेफिनेशन थी डॉट नेट की कि डॉट नेट क्या है और किस तरह के वो फीचर्स हमें दे रहा होता है। अब इन्हीं लैंग्वेजेस में आप देख रहे हैं कि एक लैंग्वेज C# है और इसके हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक सिंपल, मॉडर्न और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और साथ ही साथ टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से तो हम फर्दर आगे बात करेंगे। तो मॉडर्न लैंग्वेज है, साथ ही साथ सिंपल भी है और इसमें आपकी जो कोडिंग स्टाइल है वो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी मिलती है। प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद ये है कि आप C पढ़े हुए, अगर आपने पहले पढ़ा है तो उसके हवाले से आप देखेंगे कि इसके अंदर जो कोडिंग का तकरीबन पार्ट है वो C से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। कुछ चीज़ें बिल्कुल यूनिक हैं, लेकिन बेशतर चीज़ें आप देखेंगे कि वो उनसे मैच करती हुई है। तो यही वजह है कि जब भी हम डॉट नेट प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो पहली कोशिश हमारी यही होती है कि या तो हम C# को यूज़ करें या फिर C++ को यूज़ करें। ठीक है, तो इस सेशन पर हम C# को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पर समझ ली कि डॉट नेट क्या चीज़ है और C# लैंग्वेजेस हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लैंग्वेज क्या है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली डॉट नेट वर्क किस तरह से करता है, यानी इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से वर्किंग करता है, इसके बिहाइंड क्या प्रोसेस है और उसके बाद इसका आउटपुट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले किस तरह से हो रहा है। हियर इट इज़ इमेज और आप इस इमेज पर देख रहे हो कि डॉट नेट यानी विजुअल स्टूडियो डॉट नेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसका कंप्लीट एक आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर पे फर्स्ट स्टेप पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, विजुअल बेसिक, C++, जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 70+ लैंग्वेजेस को डॉट नेट सपोर्ट करती है। ठीक है, यानी 70 से ज़ायद आप लैंग्वेजेस इस प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और ये क्या करती है अभी हम डिस्कस करेंगे। और उसके नीचे जो रेड कलर में चीज़ें मौजूद हैं ये वो लाइब्रेरीज और फॉर्मेट हैं डॉट नेट के अंदर इस्तेमाल होने वाली, जिसके ज़रिए से आप मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ASP.NET की बात करूँ तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के अंदर आप देख रहे हैं वेब फॉर्म भी मौजूद है, वेब की सर्विसेज भी मौजूद हैं, मोबाइल इंटरनेट है, टूल किट्स हैं। तो इनके ज़रिए से तमाम चीज़ें वो बन रही हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, वेबसाइट हैं, कोई एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह विंडोज़ फॉर्म है यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, जिनका ताल्लुक नॉर्मली इंटरनेट से नहीं होता है, आपके जो सिस्टम पे मशीन पे मौजूद है। जब आप राइट क्लिक कर रहे हो अपनी मशीन पर तो ये जो फॉर्म आ रहा है ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन की एग्जांपल है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन की एक एग्जांपल है। जैसे आपके मशीन पर एक कैलकुलेटर मौजूद है, सिंपल या साइंटिफिक, जो कि विंडोज़ के साथ मौजूद होता है, तो उसका ताल्लुक इंटरनेट से तो नहीं होता, वो तो आपके डेस्कटॉप की मशीन पर मौजूद है जिसके ज़रिए से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह ADO.NET है, ये चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती है। आप वेब बेस कोई इंटरनेट से रिलेटेड काम कर रहे हो या डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पर आपका डेटाबेस इन्वॉल्व हो, वहाँ पर हम ADO.NET को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह XML हम पढ़ चुके हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये डेटा स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है वेब पर।
और इसी तरह बेस केस लाइब्रेरीज़ हैं, ये डिफरेंट काइंड की लाइब्रेरीज़ हैं जो स्टैंडर्ड बताती हैं प्रोग्रामिंग की कि प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखा जाएगा, उसमें कितने तरह के डेटा टाइप्स होंगे, वो किस तरह से फ्लो करेगा एक प्रोग्रामिंग में, ये तमाम स्टैंडर्ड। यानी ओवरऑल ये जो रेड कलर में चीज़ें थी यहाँ पर, ये रूल्स को डिफाइन कर रही हैं कि आप प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले इसकी कुछ फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। तो CLS इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं, यानी कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि Microsoft has defined CLS, which mean Common Language Specification, which are nothing but the guidelines for the languages to follow so that it can communicate with other .NET languages in a seamless manner। यानी CLS जो है वो क्या है, एक गाइडलाइंस है या फिर एक सेट ऑफ रूल है जिसके ज़रिए से वो क्या कर रहा है, .NET में मौजूद दूसरी लैंग्वेजेस के साथ एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा है। हमने स्टार्टिंग पे ये जाना कि .NET 70+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो ये इस लेयर के अंदर यही काम कर रहा है कि जो मल्टीपल लैंग्वेजेस इसके अंदर मौजूद हैं उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन बिल्ड बना रहा है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन क्या है, जिसके ज़रिए से उसे पता चले कि मैं किस लैंग्वेजेस पे मौजूद हूँ और इन फ्यूचर अगर मुझे किसी दूसरे लैंग्वेज पर जंप करना है तो वो इस CLS के ज़रिए से क्या कर सके, एक रिलेशन बना सके डिफरेंट चीज़ों के दरमियान। अब जब ये रिलेशन बन गई तो उसके बाद हमें पता है कि हम फर्दर क्या काम कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बारी आती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जाहिर सी बात है, जब वो रिलेशन बन चुका है और आपने कोड लिख लिया है तो कोड लिखने के बाद यकीनी तौर पे आप प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद आप उसका आउटपुट देखना चाहेंगे कि उसका आउटपुट क्या है। तो उसके आउटपुट की जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जिसको हम कह रहे हैं CLR, जिस तरह CLS था इसी तरह कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। ठीक है, इस रन टाइम के हवाले से बताया जा रहा है इट इज़ वर्क लाइक वर्चुअल मशीन। ठीक है, यानी जिस तरह हमारे पास एक फिजिकल मशीन है तो इसकी वर्किंग भी एक वर्चुअल मशीन जैसी होती है आपके .NET के अंदर। इट एग्जीक्यूटिंग ऑल द लैंग्वेजेस मस्ट ओबे द रूल्स एंड स्टैंडर्ड इम्पोज बाय CLR, यानी CLR ने एक कुछ रूल्स बनाए हुए हैं और जो भी फॉर्मेट का, यानी जिस फॉर्मेट का भी प्रोग्राम होगा, ऑल्दो वो ASP.NET का हो, WinForm हो या कोई क्लास लाइब्रेरी हो, जिस रूल्स को CLR ने डिफाइन किया हुआ है उस रूल्स के मुताबिक ही आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। जब तक उसके रूल्स के मुताबिक यानी CLR के मुताबिक आपका प्रोग्राम नहीं होगा उस वक्त तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, यानी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम रीड नहीं कर सकता। जब ये सारी चीज़ें हो गई, रूल्स को उसने फॉलो कर लिया, देन फाइनली वो कहाँ पर चले जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि फिजिकली किस तरह से वर्क कर रहा होता है। एंड देन फाइनली .NET ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होगा और उसके बाद जिस तरह का भी आपका फॉर्मेट था, यानी जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी आप इस्तेमाल कर रहे थे जिस पर्पज़ के लिए, उसका आउटपुट आपकी मशीन पर विजिबल हो जाएगा। तो ओवरऑल इस सेशन पे हमने सबसे पहले ये जाना कि .NET क्या है। ठीक है, फिर हमने C# को समझा कि C# लैंग्वेज हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह की है। एंड फाइनली हमने फिर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया .NET के कि एक्चुअली जो .NET का काम है वो किन किन रिसोर्सेज से गुजरने के बाद एक फिजिकली आपको एक आउटपुट के फॉर्म पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होता है।